अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 12B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 12B बेस करती है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड सॉलिड्स। जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें हमने काफ़ी डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे जो सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन है, कैसे जो रेशो लेते थे हम डिफरेंट क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, उससे कैसे हम वॉल्यूम का फार्मूला बनाते हैं। फिर वॉल्यूम का जो हमने मैस और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा और क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व भी कर लिया। अगर तो वीडियो आपने देखी हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फार्मूले की नॉलेज है, आप उसको बना सकते हैं, फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सजेस्ट के पहले और वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। कहते हैं जो आपके पास अननोन यहाँ वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है, खुद से आपने चेक करना है। आप उसने बताया नहीं है कि वो जबकि अननोन वैल्यू है वो किसी लेंथ की होगी, किसी वॉल्यूम की होगी। जो भी आपको यहाँ पे गिवन फिगर्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ए भी मैंने यहाँ पेश किए हैं, सी डी बाद में पेश कर दूंगा। एग्जैक्ट वही मैंने पिक्चर पेश किया वो क्वेश्चन की वही सेंस फील हो जो बुक के अंदर आपने क्वेश्चन देखा है, और इसकी बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा रिकॉल कर लें कि आपके पास जो फॉर्मूला था वो आपने क्या देखा था कि वॉल्यूम जो है अगर V2/V1 यानी सेकंड फिगर का वॉल्यूम की रेशियो लें फर्स्ट फिगर के साथ, तो सेकंड जो फिगर है उसकी लेंथ और फर्स्ट फिगर की लेंथ की रेशियो लेकर क्यूब लेना पड़ता है। या सिमिलरली यही बात लिखनी हो अगर V1/V2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1/L2 की होल पावर 3 यानी क्यूब ले लेंगे। अब जब सोल्यूशन मैंने क्यों लिखवा दिया, अगेन जब सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे हम ए पार्ट के, तो हमें देखना है कि हमें अननोन फाइंड क्या करना है। इसको अपनी फर्स्ट फिगर कह लें, इसको सेकंड, मतलब ये आपका फिर क्या हो जाएगा V1 क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये क्या हो जाएगा V2। तो V1 V2 गिवन है, यहाँ V1 अननोन है और लेंथ 1 सॉरी ये L1 है जो आपका अननोन है A यानी अननोन, और L2 जो है वो 2 है। अब इसको आप देखते हुए अपने माइंड में खुद स्केच बना के आप उसी अननोन को यहाँ रखें, मतलब टॉप पे न्यूमरेटर जो आपको फाइंड करना है, उससे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो अब क्योंकि आपको L1 फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें L1 जो है वो फ्रैक्शन के टॉप पे आता है न्यूमरेटर की फॉर्म में। तो V1 आपकी जो वैल्यू है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगा। V1 है आपका 48, क्योंकि सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यूज डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू L2 आपका है L1 सॉरी आपका अननोन है, उसको टॉप पे रखें, और L2 जो है आपका वो है 2। इसका आपको क्या लेना होता है, क्यूब लेना होता है। नेक्स्ट स्टेप में आप 68/48 कटिंग हो सकती है, मैंने लास्ट में बताया था आपको वीडियो के अंदर, जहाँ कटिंग होती है वहाँ सिंप्लीफाइड आप फॉर्म में लिखते हैं 6 1s आर 6 8s आर। तो यहाँ तो कटिंग हो गई, इधर आ गया 8/1 इज इक्वल टू 8 ही होता है। लेंथ L1 का क्यूब, इसको अलग से लिख लें L1 की पावर 3 डिवाइड में 2 का क्यूब ओपन किया, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब ये 8 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, वाले की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन 8 8s आर 64 इज इक्वल टू L1 की पावर 3। क्या आपको ये क्यूब की फॉर्म में चाहिए था? नहीं, आपको तो सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए जो कि आपका अननोन A है। बल्कि आप एक मेथड ये भी कर सकते हैं कि आप जब यहाँ पे शुरू में आपने L1 लिखा, नेक्स्ट जो आपके यहाँ स्टेप्स हैं इसमें आप इसको मैं दोबारा लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो आपने अननोन फाइंड करना है उसी की फॉर्म में आंसर लिखना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे A लिख लें डिवाइडेड बाय 2, A का क्यूब आ जाएगा, और 2 का क्यूब होता है 8, उसको यहाँ पे आप 8 लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप 8 8 ज़ा 64, और यहाँ पे क्या रह गया A का क्यूब। क्या आपको ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी? नहीं, आपको सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। दैट मीन्स क्या लेना पड़ेगा आपको, टेकिंग क्यूब रूट। जैसे आपने इससे पहले एक्सरसाइज 12A में जब आप एल की पावर 2 यानी लेंथ करते थे फाइंड, तो आप एल का स्क्वायर था तो स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या लेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए यहाँ पे 3 लिखा जाता है, ये आपको पहले वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं कहा करता हूँ अगर आप तसलसल से वो वीडियो देखते आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं रहता। अब ये तो जो ए का क्यूब है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस क्यूब रूट के साथ, बिकॉज क्यूब और आपस में जो क्यूब रूट है वो क्या है, ऑपोजिट। 64 का क्यूब क्या होता है? अब जो कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पे है उसमें क्यूब रूट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने साथ रखा हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब क्या है कि आप जो क्यूब रूट का सिंबल है कैलकुलेटर पे वो प्रेस करें, 64 लिखें, जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, बिकॉज 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64। तो 4 आपके पास आंसर आया ए का, और ए की जो यूनिट थी वो क्या थी, सेंटीमीटर में जो लेंथ थी। तो दैट मीन जो फर्स्ट अननोन है वो आपका फाइंड हो गया। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, अगेन बता देता हूँ, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने, अपना अननोन देखना है, वो जो उसका वेरिएबल का नाम है वो लिखें, उसके बाद आप जो क्यूब ओपन करना है वो करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्यूब में नहीं चाहिए होता आंसर, तो आप क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे जो कि उसका ऑपोजिट है। ये आपका ए पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपने देखना है कि आपके पास अननोन क्या है, उनका नाम पहले देख लें V1 V2 की फॉर्म में, और फिर देखें आपको फाइंड क्या करना है। अब ये फर्स्ट फिगर है, इसमें आपको V1 अगेन नाउन है, यहाँ पे आपको L1 जो है वो गिवन है, यहाँ पे आपको क्या है कि V2 नाउन है, L2 जो है आपका ये 20 सेंटीमीटर, इसको अननाउन रखा गया है। तो
बी पार्ट में जब सॉल्व करने के लिए आएंगे तो जो अननोन है ये L2 है, तो इसलिए आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे जिसमें आपका L2 न्यूमरेटर बने। तो V2 आपका जो वॉल्यूम है वो आएगा 54 डिवाइडेड बाय V1 जो वॉल्यूम है वो है 16। और ये किसने बताया मुझे, ये जो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है बता रहा है कि ये वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम क्यूब के अंदर होता है। इज इक्वल टू L2 आपका अननोन है डिवाइडेड बाय L1 आपका 6 है, इसका आपने क्या लेना है, क्यूब। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 16 कटिंग देखें जितनी आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी कटिंग करना चाहें तब भी, अगर पिछले जो आपने पार्ट था ये पार्ट में कटिंग की थी, यहाँ में नहीं करता ताकि आपको दोनों स्टेप क्लियर है। कटिंग ना भी करें अगर तो आंसर सेम आता है, अगर आपको जैसे ए पार्ट में की तब भी आपको डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 54/16 इज इक्वल टू L2 की जगह अननोन यहाँ पे क्या है B, वो लिख लें, उसका क्यूब आ जाएगा और डिवाइड में 6 का क्यूब लिख लें। 6 का क्यूब होता है 216, यानी नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 6 का क्यूब मान के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट स्टेप में लिख रहा हूँ तो ये 6 का क्यूब आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब इज इक्वल टू 216। यहाँ कैलकुलेटर पे आप देख भी लें इसको, कैलकुलेटर आपने यूज़ भी करना है। 6 × 6 इज इक्वल टू 216। इधर क्या रह जाएगा, B का क्यूब जो कि आपका अननोन था। अब 216 को मल्टीप्लाई करें 54 से, जो आंसर आए इसको डिवाइड करें 16 से, तो आपके पास 729 आ गया। 729 इज इक्वल टू B का क्यूब। क्या आपको क्यूब की फॉर्म में आंसर चाहिए होता है, नहीं, तो क्या लेंगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आप साइड पे लिख भी सकते हैं, स्टेटमेंट पहले ही बताया था मैंने, या सिंपली आप यूँ क्यूब रूट प्लेस कर दें तो ये भी क्लियर होगा कि आप क्यूब रूट ही ले रहे हैं। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 729 का क्यूब, अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑप्शन वाले भी बताया था मैंने, तो 729 बेसिकली 9 का क्यूब होता है। आप यहाँ पे ये एक तरीका हो सकता है कि 9 × 9 करेंगे तो 729 आएगा। दैट मीन्स ये तो मल्टीप्लाई किया तो क्यूब हुआ ना। ऐसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 9 की अगर पावर 3 खुद से ओपन की जाए तो 729 है, और अगर 729 का क्यूब रूट जो कि उसका ऑपोजिट है ये लिया जाए तो आंसर क्या आता है, 9। दैट मीन्स 9 आ जाएगा, और यूनिट आपका सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू B जो कि आपका अननोन था सेकंड पार्ट में। तो ये आपके पास आंसर आ गया। दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब मैं यहीं पे जो C और D पार्ट है वो पेश कर देता हूँ उसकी पिक्चर, और फिर हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, सी और डी। वही पिक्चर मैंने यहाँ पेश किया था कि आपको वही सेंस फील हो बुक वाली। अब सी पार्ट के अंदर गिवन क्या है आपको, ये फर्स्ट फिगर अगर देखी जाए तो इसमें आपको फर्स्ट वॉल्यूम यानी 270 मीटर क्यूब, और यहाँ सेकंड वॉल्यूम आपका लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है 10 मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसके साथ 0 भी लिख लें, और ये मीटर का क्यूब है। और सेकेंडली यहाँ पे आपको L2 सेकंड लेंथ पता है, फर्स्ट लेंथ आपका अननोन है, वेरिएबल की फॉर्म में। सोल्यूशन में आएंगे जो आपको लेंथ होती है अननोन, उसी तरीके का फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, यानी आपने रखना है उसको न्यूमरेटर में। ये आपके लिए आसान करने के लिए, अदरवाइज इससे भी आंसर सेम ही आएगा, मैंने बहुत बता दिया आपको। तो सी पार्ट के लिए हम ये जो आपका फॉर्मूला है सेकंड जो लिखा हुआ है इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट वॉल्यूम है आपका 270 डिवाइडेड बाय सेकंड वॉल्यूम है आपका 10, दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट आपकी जो लेंथ है अननोन वो है L1, सेकंड लेंथ है 7, इसका आपको क्या लेना होता है, क्यूब। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कटिंग अगर होगी, मैंने क्या बताया, कटिंग कर सकते हैं सिंपली आप 10 2s are 20, 7 है 10 7s are 70, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा 27। कटिंग होने के बाद L1 फर्स्ट जो आपकी लेंथ है उसको C कहा गया, और C का भी क्यूब, क्योंकि आप क्यूब ले रहे हैं, जो होल आपकी टर्म है उसका 7 का क्यूब। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ करें, और क्योंकि आपको आगे भी इस डिवीजन्स के लिए यूज़ करना है। तो 7 × 7 जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 343। इस स्टेप में इसको यहीं पे लिखें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्योंकि आपको सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब अननोन फाइंड करना हो हम क्या किया करते हैं, जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है वाले की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 27 × 343 विल बी इक्वल टू सी क्यूब। अब ब्रैकेट में लिखें या वैसे लिखें, बात एक ही है। इसको मल्टीप्लाई कर लें 27 से, दिस विल गिव यू इक्वल टू 9261 इज इक्वल टू C का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने क्यूब रूट लेना है। इसमें क्यूब रूट का ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेटर मेरे सामने है। 9261 का क्यूब रूट लें तो आपका आंसर आएगा 21। दैट मीन्स 21, और साथ में लिखते हैं यूनिट, यूनिट किस में था, मीटर। तो 21 मीटर इज इक्वल टू C। और ये कैसे आया, आपने इसका क्यूब रूट लिया, यहाँ भी क्यूब रूट का सिंबल ड्रॉ करें, यहाँ भी ड्रॉ करें, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यूब रूट लेने से आपका ये आंसर आएगा। तो दैट इज़ सी पार्ट्स आंसर। सी पार्ट में आपका अननोन भी C ही था जो लेंथ थी, और वो कितना आ गया 21। अब यहाँ पे जस्ट क्या करना है, आपने इसको रेस कर लें, और डी पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे, उसमें आपसे मतलब आपको गिवन चीज़ें क्या हैं, वॉल्यूम क्या गिवन है, और फिर आपसे अननोन क्या चीज़ पूछी गई है। डी पार्ट का सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपको गिवन क्या है। यहाँ वॉल्यूम V1 है 20, यहाँ पे L1 अगेन अननोन, इसी तरह यहाँ पे V2 आपको गिवन है, और L2 भी आपको गिवन है। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, यानी V1 को टॉप पे रखना है, तो 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब आ जाएगा 540
दिस इज़ इक्वल टू L1 जो कि आपका D है अननाउन डिवाइडेड बाय L2 जो आपका 15 है जो गिवन है, इसका क्या लेना है आपने क्यूब। 20/5 40 सिंपल कटिंग है अगर आप करें तो 2 0 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके टर्म्स हैं 2 1s आर 2 2s आर 4 1 कैरी 2 7s आर 14। कटिंग करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो 1/27 इज इक्वल टू यहाँ पे d का क्यूब आ जाएगा जो अननोन है। 15 का क्यूब लेना है, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 15 देन मल्टीप्लाई बाय 15 विल गिव यू 3375। ये अपने पास नोट डाउन कर लें 3375। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ तो ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अपने पास इरेज कर लें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखना है, 1/27 था तो ये 3375 जाके मल्टीप्लाई होगा इस 1/27 से, इधर वैल्यू आ जाएगी d का क्यूब। अब 3375 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यही रहता है, इसको सिंपली आप डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर डिवाइड बाय 27 करें, आंसर आया 125 जो कि इक्वल है d क्यूब के। क्या आपको d का क्यूब चाहिए था? नहीं, तो वो क्या लेना है क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी क्यूब रूट ले लें, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लें। यहाँ तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हुआ। 125 किसका क्यूब रूट होता है? कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो 125 बेसिकली 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। तो दैट मीन जो आंसर आएगा यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें, ये 5 आएगा और यूनिट क्या था इसमें मीटर, तो 5 मीटर इज़ द वैल्यू ऑफ अननाउन d। यही आपका आंसर था डी पार्ट का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अननोन आपने फाइंड किया, यहाँ लेंथ फाइंड करनी थी वॉल्यूम के फार्मूला के साथ जो आपको गिवन होता है। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द एरियाज ऑफ द बेसिस ऑफ टू सिमिलर कॉन्स आर इन द रेशो 9:16। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तरह क्वेश्चन को समझ लें कि आपको दो सिमिलर कॉन्स के बारे में बताया जा रहा है जिनकी बेस जो है उसका एरिया है 9:16। मतलब ये हुआ कि ये आपकी स्मॉलर कॉन है, इसका एरिया कम है, ये आपकी बिगर कॉन है, मतलब इसके आपके पास एरिया इसका ज़्यादा है। फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ द कॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा जा रहा है कि आप इस एरिया जो गिवन एरिया इससे हाइट फाइंड करें, यानी 12a का कॉन्सेप्ट लेके चला यहाँ तक। और सेकंड पार्ट में गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कॉन इज 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन। अगर आपसे कहा जाए कि अगर जो लार्जर कॉन है, जो बड़ी कॉन है, उसका वॉल्यूम आपको बताया जाए तो जो स्मॉलर कॉन है उसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो एक ही क्वेश्चन में 12a और 12b जो है वो एक साथ आ गए। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे आपके पास दो डिफरेंट कॉन्स हैं, आपने कहा कि एक स्मॉलर कॉन है एक बिगर कॉन है, वैसे ही आपके पास हाइट्स भी दो डिफरेंट होंगे और वॉल्यूम भी दो डिफरेंट होंगे। तो पहले ज़रा फार्मूले को आसानी से सॉल्व करने के लिए उसको नाम रख लेते ताकि हमारे लिए जो हमने लिखना है वो आसान हो जाए, ताकि सारी स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े बार बार। तो हम लेट करते हैं, लेट H1 एंड A1 be the height and area of smaller cone, and H2 and A2 be the height and area of बिगर कॉन और लार्जर कॉन, जो भी आप उसको लिखना चाहें, बिगर लिखें या लार्जर लिखें। अब आपके पास दो डिफरेंट कॉन्स हैं, दो डिफरेंट एरियाज़ हैं और दो ही डिफरेंट आपके पास हाइट्स हैं। अब फार्मूला आपने अप्लाई करना है। क्या फार्मूला था आपके पास कि अगर आप रेशो लेते हैं A1:A2, यानी एरिया की जो 12a में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो ये बेसिकली इक्वल होता है L1/L2 के। L1 यहाँ पे क्योंकि हाइट की फॉर्म है तो उसको भी आप लेंथ लिखें या हाइट, बात तो एक ही है, तो इसको मैं क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात करें तो इसको मैं H1 क्योंकि फर्स्ट एरिया है तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। इसका आपने क्या फाइंड करना था, इसका स्क्वायर फाइंड करना था। अब यहाँ जो गिवन आपको हाइट्स रेशो फाइंड करनी है तो H1/H2 यानी इसी फ्रैक्शन की फॉर्म में ही फाइंड करना है। सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये कि आपको रेशो दी हुई थी 9:16, यानी A1 की वैल्यू 9 है, स्मॉलर कौन है उसका एरिया, और जो बिगर कौन है उसका एरिया है 16। तो अगर रेशो की फॉर्म में लिखूँ या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा A1 की जगह 9, A2 की जगह 16, दिस विल बी इक्वल टू H1/H2 और इसका ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए, आपको ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पूरी टर्म पे स्क्वायर रूट यहाँ भी ले लें और यहाँ भी ले लें। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो स्क्वायर जो है इस पूरी टर्म का, ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन इससे हुआ क्या कि ये जो आपका 9 है इसका अलग से स्क्वायर रूट आ गया इसके ऊपर, और जो 16 लिखा हुआ है डिवाइड में इसका अलग से स्क्वायर रूट आ गया। A2 वैसे लिख दिया, A2 ना भी लिखा हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये कटिंग हो चुकी है तो H1/H2 जो कि हमें रेशो चाहिए थी, क्योंकि रेशो को आप या तो H1/H2 की फॉर्म में लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं H1 रेशो H2, दोनों का मतलब एक ही होता है।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 बड़ा आसान है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा आपका बनेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो आता है वो 4 आता है। तो ये h3/4 आपकी h1/h2 की रेशो है जो कि आपको फाइंड करनी थी। यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 3/4। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यही इसको आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपने रेशो में लिखना है, इसको मजीद डिवाइड नहीं करना, बिकॉज ना तो हमें h1 अलग से चाहिए ना h2 चाहिए, हमें उनकी रेशो ही चाहिए थी। और ये रेशो फिर आगे यूज़ होगी हमारी वॉल्यूम में। कैसे? जैसे ये आपको मैं बता दूं कि अगेन कि ए पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका। तो इस सारी बात को यहाँ से रेज कर लें जो आपने लेट भी किया है, बिकॉज अब अपने नेक्स्ट जो चीज़ लेट करनी है वो वॉल्यूम के बारे में। अब ना तो आप एरिया और हाइट इसकी बात नहीं करेंगे, आप सिंपली बात करेंगे वॉल्यूम की, कि लेट V1 बी द वॉल्यूम ऑफ जो स्मॉलर कौन है एंड लेट V2 बी द वॉल्यूम ऑफ बिगर कौन और लार्जर कौन। V1 एंड V2 बी द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर and larger cone respectively। रिस्पेक्टिवली बात करें तो जो स्मॉलर कौन है उसका V1, जो बिगर कौन है उसका V2, और बाकी तो पहले हम बात कर रहे हैं एक ही कौन बात चल रही है ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ क्वेश्चन। तो दैट मीन जो हाइट h1 स्मॉलर कौन की थी वही यहाँ पे वॉल्यूम के लिए भी यूज़ करेंगे, और वही h2 जो बिगर कौन की एरिया में यूज़ की वो यहाँ पे यूज़ होगी। बड़ा सिंपली है, जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अब जो आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कौन गिवन है, स्मॉलर कौन। तो V1 आपकी स्मॉलर कौन है, तो फार्मूला आपको क्या पता है वॉल्यूम का कि V1/V2 जो होता है ये इक्वल होता है L1/L2 की क्यूब के। अब L1/L2 यहाँ पे हाइट की फॉर्म में, तो अब आपका V1 क्योंकि अननोन है स्मॉलर कौन, तो इसको टॉप पे रखें न्यूमरेटर की फॉर्म में जो हम क्वेश्चन 3 4 तक करते आए। डिवाइडेड में V2 आपको नाउन है वो है 4 4 8, दिस इज इक्वल टू L1 यानी फर्स्ट आपकी हाइट। तो फर्स्ट हाइट आपकी क्या है 3 डिवाइडेड बाय सेकंड हाइट आपकी क्या है 4, जो ऊपर आपने रेशो फाइंड की थी h1/h2 किया था ना, वही यहाँ पे L1/L2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 3/4 और इसका क्यूब क्या ले लेंगे हम, क्यूब ले लेंगे। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये 3/4। अब h और h1 और h2 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें रेशो पता है कि हाइट फर्स्ट जो है और सेकंड जो है उनकी आपस में ये रेशो बनती है, एक हाइट कम है एक हाइट ज़्यादा है, उसी रेशो को हमने यहाँ यूज़ करना होता है क्योंकि L1/L2 तो रेशो ही है ना एक तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा सिंपल है कि ये जो 4 4 8 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। राइट में 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, ये 4 4 8 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 8। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जस्ट सिंपल आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 27 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 4 4 8। जो आंसर आएगा ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम होगा जो कि होगा 189। तो लिखेंगे फर्स्ट वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 189, और किस में गिवन था आपको सेंटीमीटर क्यूब में होता है वॉल्यूम। यहाँ इसको ठीक भी कर लें कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपका वॉल्यूम जो यहाँ फाइंड करेंगे वो भी किस में लिखा जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और यही आपका अननोन आंसर था। अगेन क्वेश्चन को देखें, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन को समझे कि आपके पास दो डिफरेंट कॉन्स हैं जिनकी हमें बेस जो एरिया है वो बताया गया, उस एरिया को यानी 12A के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमने लास्ट में आके 12B का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, वॉल्यूम फाइंड किया। तो सिमिलर फिगर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका है आपके सामने एक ही क्वेश्चन के अंदर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. The masses of two spheres of the same material are 640 kg and 270 kg. Find the ratio of their diameters. अब यहाँ पे उसने बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंप्लीट एक ही क्वेश्चन में बड़ा स्मॉल से स्टेटमेंट में पूरी बात पूछ ली है आपसे कि सिर्फ आपको दो स्फेयर्स का मैसेज पता है, मतलब लेकिन ये साथ उसने बता दिया कि सेम मटेरियल से बने हुए। तो जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट के स्टार्ट में बार बार मैं एक बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में डिटेल में बताया कि डेंसिटी अगर मटेरियल सेम हो तो वो सेम रहेगी, कैसे आपने उसको यूज़ करना है, डेंसिटी कैसे आपने वॉल्यूम और मैस में अपना रोल प्ले करती है फार्मूला को बनाने में। तो यहाँ एक स्मॉल स्टेटमेंट छोटा सा एक वर्ड बोलूँगा कि उसमें सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे आप कंप्लीट नजर आएगा आपको कि दो मैसेज आपको पता है दो स्फेयर्स के, उनका मटेरियल सेम है, दैट मीन डेंसिटी सेम है। पूछा हमसे उनका डायमीटर क्या है, उनकी रेशो पूछी गई है डायमीटर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे तो हमें क्या है कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसको ज़रा लेट करते हैं कि हमारे पास अगर दो स्फेयर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि दो अगर डिफरेंट स्फेयर है तो उनके लिए कोई डिफरेंट हमारे पास नोटेशन भी होनी चाहिए। तो उनको उसी तरह प्रॉपर लिख लें कि लेट D1 M1 एंड V1 बी दी। अब D1 यहाँ पे किसको शो करेगा, डायमीटर को, डायमीटर। M किसको शो करेगा, मैस
एंड वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास लार्जर स्फेयर है उसका, लार्जर स्फेयर, यहाँ पे आप स्मॉल लिखें तब भी उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लार्जर स्फेयर एंड अब D2 M2 एंड V2 बी दी डायामीटर, ये लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर आप डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट होगा आपका। डायामीटर एंड डायामीटर, फिर नेक्स्ट आपके पास मैथ था, एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर, दो स्फेयर हैं और दोनों का डिफरेंट मैच दिया हुआ है, एक 640 kg एक 270, क्योंकि पहला 640 था तो उसको मैंने इसीलिए लार्जेस्ट फेयर रखा है, सेकंड 270 kg था, और हमें उनकी दोनों के मैसेज से आइडिया हो गया कि उनका ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, उनका डायमीटर भी डिफरेंट होगा। अब ये जब हमने लिख लिया कि हमने उनकी बता दिया कि डायमीटर D1 से हम डिनोट करेंगे, मैस को M1 से, वॉल्यूम को V1 से, तो अब जो हमने शुरू में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि आपका अगर जो फार्मूला बनता है कि आप वॉल्यूम अगर फाइंड करना चाहते हो, आप V1/V2, क्योंकि हम रेशो फाइंड करने जा रहे हैं, तो अगर मैं V1/V2 की फॉर्म में लिखूँ तो V1/V2 विल बी इक्वल टू M1/M2। ये हमने डिटेल में देखा था कि डेंसिटी कैसे इक्वल होती है, उस डेंसिटी के थ्रू ये फार्मूला बनता है। अब इस वॉल्यूम को हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस मैस, और फिर उस वॉल्यूम के तरीके से हमने डायमीटर की तरफ मूव करना है। एक तो ये फार्मूला है जो डेंसिटी के थ्रू हमने निकाला था। सिमिलरली एक और फार्मूला जो वॉल्यूम का भी आप यूज़ करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, कि अगर आपको वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है तो जो उनकी लेंथ होती है यानी L1/L2, इसका आप क्यूब ले लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी लेंथ किस चीज़ को शो करती है, डायमीटर क्या होता है, एक सर्कुलर शेप के अंदर जो सेंटर से गुजरती हुई लाइन होती है, लेंथ ही होती है ना बेसिकली, तो डायमीटर यहाँ पे किसको रिप्लेस कर देगा, लेंथ को। यानी एक फार्मूला जो मैथ्स का है वो ये लिखा हुआ है, जो सेकंड फार्मूला बनता है इसको L1 की जगह अगर मैं इसको D1/D2 कर लूँ, क्योंकि D1/D2 भी तो लेंथ ही है, तो इनका क्या आ जाएगा, क्यूब। तो इन दो डिफरेंट फार्मूलाज हमने अभी तक पढ़े हैं वॉल्यूम के, इसी को हमने यूज़ करना है। अब देखें क्या कैसे इसको लिखता हूँ मैं कि V1/V2, क्योंकि मुझे वॉल्यूम पता नहीं है तो मैं क्या V1/V2 की जगह उसकी ये लिख सकता हूँ वैल्यू डायमीटर वाली, क्योंकि ये उसके इक्वल है ना, ये भी तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, ये मैंने आपको साइड पे से लिखवाया था समझाने के लिए, सोल्यूशन आप ऐसे ही लिखते आ रहे हैं कि ये आपने स्टेटमेंट लिखी, ये फार्मूला लिखा, एज V1/V2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू D1/D2 का क्यूब बाय दिस फार्मूला, जो आपको समझ आ चुकी है पहले ही। सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा है इसमें V1/V2 की जगह D1/D2 जो लेंथ का क्यूब बनता है ये लिखा, इज इक्वल टू M1/M2 की जगह उसकी वैल्यू, M1 लार्जेस्ट स्फेयर है तो दैट विल बी इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय ये आपके पास है 270। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे आपको मतलब D1/D2 की सिंपल रेशो चाहिए, क्यूब तो नहीं चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी क्यूब रूट ले लें, यहाँ भी क्यूब रूट ले लें, ये तो आपका क्यूब रूट जो है क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी सिंपली D1/D2। अब ये देखें डायमीटर की रेशो की फॉर्म में चले गए हम, यही हमसे पूछा गया था रेशो ऑफ देयर डायमीटर, D1 हमने कहा था फर्स्ट डायमीटर है, इसकी रेशो फाइंड करनी है D2 सेकंड डायमीटर के साथ, तो रेशो को फ्रैक्शन में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बात तो एक ही है। अब 640 का भी क्यूब रूट लेना है आपको, इसको मैं पहले अलग से लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, डिवाइडेड बाय 270 जो डिनोमिनेटर है उसका अलग से क्यूब रूट लेना है। कैलकुलेटर पे आप क्यूब रूट ले सकते हैं 640 का, जब क्यूब रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4, वो इस तरह से कि ये 0 से आप एक स्टेप में कैंसिल कर लें, तो 64 का क्यूब रूट बड़ा सिंपल है, ये आपके पास आ जाएगा 4, और ये डायमीटर 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो D1/D2 जो आपको रेशो चाहिए थी, सो आप लास्ट में लिख भी दें जो स्टेटमेंट, क्योंकि वर्ड में आपको आखिर में स्टेटमेंट में आंसर लिखना होता है, सो दी रेशो ऑफ देयर डायमीटर इज़ 4:3, चाहे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें चाहे रेशो की फॉर्म में लिखें आंसर तो सेम आएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि मैस और वॉल्यूम आपस में रिलेट करते हैं, एक फार्मूला हमें पता है, आपको ये पता है कि वॉल्यूम और लेंथ जो है ये भी आपस में रिलेट करते हैं, इनका भी फार्मूला है, इनका भी रिलेशन है, तो फिर आप दोनों फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने एक नई चीज़ बनाई, उससे आपने डायमीटर फाइंड किया। गिवन तो आपको एक ही चीज़ थी मैथ्स, लेकिन बड़ा आसान हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन पता हो, सेंस पता हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. A certain brand of chili flakes comes in similar bottles of two sizes, mini and ordinary.
The mini bottle has a mass of 280 gram and a height of 15 centimeter. Given that the ordinary bottle has a mass of 750 gram, find its height. बहुत ज़्यादा सिंपल है, अभी क्वेश्चन 6 सॉल्व कर चुके हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको अगर वो एक तरफ मैथ दे रहा है एक तरफ हाइट दे रहा है, वैसे देखने में लगता है कि मैथ्स और हाइट का क्या रिलेशन आपस में, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट हमारा वॉल्यूम का चल रहा है एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी आपने क्वेश्चन 6 सॉल्व किया, आपको आइडिया है कि कैसे हम रिलेट करेंगे मैथ्स को वॉल्यूम के साथ और फिर वॉल्यूम को हाइट के साथ, जैसे वहाँ पे हमने डायमीटर के साथ किया था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। लेट H1 M1 एंड V1 बी दी mass of, बी दी हाइट mass, तीनों चीज़ें हैं, तो बी दी हाइट mass एंड वॉल्यूम ऑफ मिनी जो बॉटल है आपके पास, एंड H2 M2 एंड V2 कैपिटल V be the height, mass and volume of ordinary bottle. ऑर्डनरी वन जो है उसकी लेंथ, उसकी जो वॉल्यूम है, मैस है और हाइट है वो H2 M2 V2 है और H1 M1 V1 फर्स्ट वाली का है। अब बड़ा सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन। क्या लिखेंगे आप कि गिवन फार्मूला आपको होता है M1/M2 इज इक्वल टू V1/V2। ये V1 V2 उधर लिखा से कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली तो ये है कि V1 V2 की रेशो M1 M2 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि आप M1 M2 तो आपको गिवन है मैस, वॉल्यूम नहीं गिवन, तो वॉल्यूम के लिए दूसरा फार्मूला क्या होता है कि V1/V2 बेसिकली हाइट की बात हो रही है तो H1/H2 के क्यूब के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं यहाँ पे इसीलिए इम्प्लाइज का जो साइन है इसका मतलब है इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि ये लिखने के बाद स्पेस थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको कि अब M1/M2 जो फार्मूला है ये किस में हो जाएगा चेंज, बाई दिस फार्मूला कि V1/V2 हमें पता नहीं है वॉल्यूम, तो उसकी जगह हम हाइट की फॉर्म में लिखेंगे जो कि आएगा H1/H2 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ पुट करते जाएं। M1 आपके पास क्या है, M1 आपके पास फर्स्ट है 280 ग्राम, उसको लिख लें। आपने M1 किसको कहा है, स्मॉलर बॉटल को, तो मिनी बॉटल का आपके पास मैस भी उसी तरह लिखना है आपने, जो कि है 280 डिवाइडेड बाय जो मैस 2 है दैट इज़ 750 ऑर्डिनरी वन। दिस इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट वन जो कि हमें नहीं पता, मिनी बॉटल की सॉरी हाइट पता है 15 सेंटीमीटर, हमें नहीं पता हाइट ऑर्डिनरी बॉटल की। तो इसको यहाँ से रेस कर लें, जो फार्मूला आपने यूज़ कर लिया इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, अब 280 जिसका मैस है उसकी हाइट है 15, इसका क्यूब ले लें, डिवाइड में H2 आपका अननोन है, इसका अलग से क्यूब लेना पड़ेगा आपको। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, 280/750 इसकी कटिंग कर सकते हैं आप एक तो, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है 15 का क्यूब यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है। इन शॉर्ट ये कि अगर मैं इसको रेस करके थोड़ा आपको आसानी के साथ आप देख भी लेंगे, लिख भी लेंगे और सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये जो आप स्टेटमेंट लिख चुके हैं इसको रेस कर लें, और अब यहाँ पर ये पूरी जो आपके पास लास्ट स्टेप है इसको एज इट इज़ लिखें और फिर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। 280 डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय H2 का क्यूब, इसको भी रेस कर लें। अब आप वो जो कंटिन्यू मतलब आपके स्टेप्स चल रहे थे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, H2 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 280 मल्टीप्लाई बाय H की पावर 3 H क्यूब इज इक्वल टू 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 750। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्योंकि H क्यूब अननोन फाइंड करना है, ये 280 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो H की पावर 3 इज इक्वल टू 15 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 750 होल डिवाइडेड बाय 280। ये मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, अब कैलकुलेटर आप ले आएँ और बड़ा सिंपली आप एक ही स्टेप में सारी वैल्यूज़ लिख लें। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, जो आंसर आया इसको अगेन मल्टीप्लाई करें 750 से, फिर जो आंसर आया इसको डिवाइड कर दें 280 से एज होल, तो आंसर आ जाएगा 9040। वो अपने पास राउंड ऑफ करके 9040 लिख लें। किसका आंसर आया, H क्यूब का। क्या आपको H क्यूब चाहिए था, नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, जो आंसर आया हुआ है H का क्यूब इज इक्वल टू 9040 टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको सिंपल हाइट चाहिए थी। यहाँ तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, H का जो क्यूब रूट है
यहाँ पे जब क्यूब रूट कैंसिल होगा तो दिस इम्प्लाइज जो h की वैल्यू आएगी आपके पास अननोन, h विल बी इक्वल टू, क्यूब रूट ले लें 9040 का आंसर आ जाएगा 20.8, राउंड ऑफ करेंगे। और यूनिट क्या यूज़ हो रहा है, सेंटीमीटर, तो वही आपने भी लिखना है। तो हाइट H2 जिसको आपने कहा हुआ है ऑर्डिनरी बॉटल, तो आप H2 आपका आ जाएगा 20.8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा गया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टू सिमिलर सॉलिड कैंडी कैन्स हैव हाइट 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आपको बताया जा रहा है कि दो आपके पास डिफरेंट कैंडी कैन्स हैं। अब आपको जब ये दो डिफरेंट हैं उसका मतलब उनकी हाइट डिफरेंट, तो उनका जो एरिया होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट, गिवन द फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द कैंडी कैन्स। हमें एरिया का रेशो, जो एरियाज हैं उनके दो डिफरेंट, उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में कंप्लीट नहीं लिख रहा, बिकॉज आप दो तीन दफ़ा लिख चुके हैं कि लेट H1 एंड A1 बी रिप्रेजेंट स्मॉलर, ठीक है। वो आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो आपकी H2 एंड A2 होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लार्जर को, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। अब जब ये आपको पता चल गया तो रेशो किसे कहते हैं, A1/A2, जो सिंप्लीफाइड रेशो आपने इससे पहले पढ़ी, उसका फार्मूला क्या होता है कि L1/L2। यहाँ पे L नहीं है यानी H है हाइट, तो H1/H2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको रेशो फाइंड करनी है A1/A2 की। दिस इम्प्लाइज, ये जो रेशो है जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, H1 स्मॉलर हाइट कितनी है 4 डिवाइडेड बाय बिगर हाइट कितनी है 7, इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो A1/A2 जो होगा रेशो वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपके पास रेशो आ गई, यही आपका आंसर भी था। अब मैंने डिटेल में नहीं लिखा बिकॉज टू सेव योर टाइम, कि आपको पता है H1 A1 पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, स्मॉलर कौन की, H2 A2 लिखनी है, लार्जर कौन की। अब ये आपको ये जगह फार्मूला आप 12A से सॉल्व करते आ रहे हैं, जस्ट हाइट की जगह आपने वैल्यूज़ लिखी और रेशो करनी थी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पूछा ही आपसे रेशो का था। ये था फर्स्ट पार्ट, इसको यहीं से रेस कर लें और देखें सेकंड पार्ट में आपसे अब क्या चीज़ पूछी गई है। गिवन दैट द स्मॉलर कैंडी कैन हैज़ अ मैस ऑफ 10 ग्राम। अगर आपके पास जो स्मॉलर कैंडी कैन है उसका मैस 10 ग्राम है, फाइंड करें मैस क्या होगा लार्जर कैंडी कैन का। तो अगेन यहाँ पे लिख लें कि M1 जो है और M1 एंड V1, H1 भी साथ ही लिख लें, H1 M1 एंड V1 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉलर को, ठीक है। अगेन ज़रा शॉर्ट फॉर्म में H2 M2 एंड V2 जो होंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे लार्जर को। ऐसे आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम लेट कर रहे हैं, डिनोट करना है हमने, कि हमने खुद से नोटेशन रखी हैं। अच्छा, जब ये आपने डिनोट कर दिया, अब फॉर्मूले में आ जाए कि आपको गिवन क्या है, मैस किसका, स्मॉलर का, यानी M1 M2 आपको फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है कि M1/M2 इज इक्वल टू V1/V2। लेकिन यहाँ तो कहीं वॉल्यूम की बात ही नहीं हुई। हमें ये पता है कि वॉल्यूम का सेकंड फार्मूला क्या होता है, उसको भी हमने लिखा कि H1/H2। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ ना मैं कि M1, इसको साइड में वैसे अपने पास लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि V1/V2 जो है ये बेसिकली इक्वल है H1/H2 के क्यूब के। इस फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में साथ में मैं लाजिम मेंशन करना है आपने। अब M1/M2, M1 कितना है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय M2 आपका अननोन है, दिस विल बी इक्वल टू V1/V2। इसकी जगह आप ये हाइट H1/H2 का क्यूब ले लेंगे। H1/H2 आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, ये 10 एज इट इज़, H1 का क्यूब, H1 है 4, इसका क्यूब ले लें, डिवाइडेड बाय H2 है आपके पास 7, इसका क्यूब ले लें। और यहाँ ये जो M2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। अब 4 का क्यूब होता है 64, कैलकुलेटर आप यूज़ करेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, इसको भी प्लेस कर लें कि 4 का में तो आप 10/m तो एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 का क्यूब होता है 64, 7 का क्यूब आप सॉल्व कर लें, 7 × 7 विल गिव यू 343। अब आपका प्रॉपर आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन आ चुकी है। क्या करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको M2 फाइंड करना है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ। अब देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप हो रहे हैं आगे। अगर हम खुद ही शुरू से, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से समझाता आ रहा था मैं, अगर इसको हम अरेंज करके M2 को ऊपर लिख लेते, फिर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लाइन लगा के, ताकि आप लिख सकें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 343 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, देन यहाँ जो 64 लिखा था उससे जाके M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमें M2 फाइंड करना, तो 64 वाले क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इन स्टेप से बचने के लिए मैंने आपको मेथड सिखाया था कि आप अपने अननोन को हमेशा न्यूमरेटर में रखें ताकि आपका काम आसान हो जाए। लेकिन ये अच्छा है कि आपने यहाँ पे ये वाला मेथड भी सीख लिया कि आपको अगर कभी ऐसे प्लेसमेंट हो जाए तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 343 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 64 विल गिव यू द मास ऑफ लार्जर कैन, दैट इज़
53.59, राउंड ऑफ करके 53.6 लिख सकते हैं आप। तो M2 आपका आ जाएगा वैल्यू 53.6 यूनिट। किस में था? ग्राम में। जो आपका फर्स्ट मैथ था उसी में आपने सेकंड मैथ का भी यूनिट लिखना है M2, और यही आपका आंसर था। अब क्योंकि आप शुरू में बता चुके हैं कि M2 लार्जर का आपने कहा है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है कि M2 किसको डिनोट कर रहा है? लार्जर को। ये था क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ अनदर स्फेयर। कि आपके पास दो स्फेयर्स हैं, एक का वॉल्यूम जो है दूसरे के 4 टाइम्स है, यानी एक थोड़ा छोटा सा एक स्फेयर है, उसको 4 टाइम्स करें, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो एक बड़ा स्फेयर बन जाता है हमारे पास। ये शुरू की एक स्टेटमेंट में आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर इज़ 3 सेंटीमीटर। आपको अगर कहा जाए कि जो स्मॉलर स्फेयर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, फाइंड करें लार्जर स्फेयर का रेडियस क्या होगा। तो सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल एज गिवन, अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है एक मतलब स्फेयर का वो V1 है, और जो सेकंड होगा फिर वो क्या होगा, V1 अगर इक्वल टू 1 है, देन V2 का मतलब जो सेकंड स्फेयर बनता है जो उससे बिगर है वो क्या होगा, 4 टाइम्स। 4 मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। यानी अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम 1 हम लें तो उसकी जब रेशो लें तो वो कितना आएगी, 4 टाइम्स। ये इस बात से हमें समझ आती है। सो एक ही स्टेप में अगर मैं लिखूँ तो V2 बाय V1 की जो रेशो है ये क्या आ जाएगी, 4/1। सिंपल। कैसे? कि V2 जो है वो लार्जेस्ट स्फेयर है, वो 4 टाइम्स है, रेशो बताती है ना आपको कंपैरिजन। तो V2 जो है वो 4 टाइम्स है, बहुत बड़ा है। अब हमें पता नहीं है उसका वॉल्यूम कितना है। V1 जो है वो उसका बिल्कुल स्मॉल 1 टाइम है। ये 4/1 का या 4/1 4 टाइम्स का मतलब ये होता है, जो रेशो की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर V2/V1 की यहाँ तक आपको बात समझ आ जाए तो नेक्स्ट बड़ा आसान है कि रेडियस पूछा जा रहा है। नाउ अब जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है V2/V1 का, या V1/V2 जो भी आप लिखें उसको, मैं कहता हूँ V2/V1 इज़ इक्वल टू, अब आपके पास लार्जर जो स्मॉलर आपके पास मैथ है वो आपको गिवन है, ठीक है। अब लिखना चाहे तो शुरू में आप डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट R1 V1 represents smaller sphere and R2 and V2 represents bigger sphere। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी था कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लिख चुके हैं बार बार, इसलिए मैं बार बार उसमें टाइम नहीं ज़ाया कर रहा कि आप वो स्टोरी पूरी लिखें। तो लेट करें कि R1 और V1 जो है वो स्मॉलर स्फेयर का जो रेडियस और वॉल्यूम है, सिमिलरली R2 और V2 जो है ये बिगर जो स्फेयर है उसका रेडियस और उसका वॉल्यूम है। तो देखें ना, अब स्मॉलर जो आपका वॉल्यूम है उसका 1 है, यानी छोटा सा एक स्फेयर होगा, उसी तरह जो बिगर है वो उसके 4 टाइम्स है, तो इसलिए V2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो अब जब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होता है, L2/L1। अब यहाँ L2 तो नहीं है लेंथ, तो रेडियस भी तो एक लेंथ ही है। तो V2 के लिए रेडियस क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाय R1, इसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको वैल्यूज़ पता है, V2 की वैल्यू कितनी है, 4। बताया गया था कि ये 4 टाइम्स है रेशो। 4 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू R2। फाइंड द रेडियस ऑफ, ये आपको फाइंड करना है तो इसको टॉप पे ही रखें, R2 का क्यूब अलग से ले लें, डिवाइडेड बाय R1 आपको बताया गया था 3 है, 3 का क्यूब ले लें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ लिख रहा हूँ मैं V4/1, दैट मीन्स 4 ही होता है, किसी के डिवाइड में अगर 1 हो तो उसका कोई डिफरेंस नहीं आता। R2 का क्यूब जो सेकंड क्यूब जो रेडियस का बड़ा जो स्फेयर है उसका 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय 27 विल गिव्स यू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ लार्जर स्फेयर। 27 4s आर, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है। अब 108 बेसिकली R2 का क्यूब है। क्या आपको क्यूब चाहिए था? नहीं, आपको तो सिंपल रेडियस चाहिए। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। इससे पहले आप बहुत बार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब 108 का क्यूब, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, 108 का क्यूब रूट जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.76 राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 4.76, और यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में था जो स्मॉलर रेडियस है, तो बिगर रेडियस भी उसी में होगा, और ये किसकी वैल्यू होगी, R2 की। और यही आपके पास आंसर है। अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट, बिकॉज आप शुरू में बता चुके हैं कि हमने किसको लेट किया, R2 बिगर को। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फेयर, यानी बड़े स्फेयर का रेडियस भी R2 था, और वही हमने फाइंड किया जो कि आ गया 4.76। क्वेश्चन की अगर सेंस आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर नहीं तो पहले आप प्रॉपर वो स्टेटमेंट लिख लें, अगर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं तो लिख लें कि लेट R1 एंड V1 विद द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, एंड देन सिमिलरली R2 V2। और फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर एक वॉल्यूम जो है किसी एक स्मॉल स्फेयर का वो छोटा है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। अब ये 1 मैंने खुद से एक मतलब एक लेट किया था समझे से, कि हमने रेशो फाइंड करनी थी ना,
कि हमें ये नहीं पता कि वॉल्यूम फर्स्ट है कितना, लेकिन ये पता है कि कुछ भी हो उसका ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द मास ऑफ अ ग्लास फिगुरिन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज़ 500 ग्राम। यानी शुरू में पहले आपको स्टेटमेंट के अंदर मास भी बता दिया और हाइट भी बता दी है। फाइंड द मास ऑफ अ सिमिलर ग्लास फिगरिन, बिल्कुल उसी तरह का एक सिमिलर ग्लास फिगरिन है, उसका आपको मास फाइंड करना है अगर उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे देखें ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट कम है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्लास फिगरिन थोड़ा ये लार्जर है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका मास ज़्यादा है, यहाँ पे जो आपका मास भी आएगा वो कम आएगा। इसी तरह कंपेरिजन करते हैं ना हम। तो सोल्यूशन में आके अब मैं काफ़ी जो है वो 2-3 क्वेश्चन से मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवाई, तो दोबारा लिख लें कि लेट आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको मैथ्स को रिलेट कर रहा है हाइट से, तो बीच में रिलेशन कौन बनेगा, क्योंकि मैथ्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हाइट के साथ, तो मैथ्स और हाइट के दरमियान में वॉल्यूम आता है। तो लिखें लेट H1 M1 एंड V1 बी दी हाइट, mass एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, लिख लें ऑल दो कि मैं यहाँ मेंशन नहीं, लेकिन हमें समझ आ रही है कि 6 सेंटीमीटर जो होगा वो लार्जर है और ये स्मॉल है। तो स्मॉल ग्लास फिगरिंग एंड, जैसे H1 रखा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे H2 M2 एंड V2 बी दी हाइट, mass एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर ग्लास फिगरिंग। अब आपने जब ये प्रॉपर एक लाइन लिख दी, बता दिया स्टेटमेंट के अंदर, अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि अब आप क्योंकि मैथ्स फाइंड करना चाह रहे हैं स्मॉलर का, तो आपने क्या करना है M1 को टॉप पे रखें, जैसे न्यूमरेटर में, ये पहले बताया मैंने। ऑल दो के इससे रखने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट है ज़रा लेंथी हो जाएगी आंसर आते हुए। M1/M2 इज़ इक्वल टू V1/V2 होता है। एंड साथ ही लिख लें, हमें पता है कि V1/V2 को हाइट की फॉर्म में हम H1/H2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम ये V1 वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। तो M1 जो हमारे पास लार्जर जो स्मॉल ग्लास फिगरिन था वो तो हमें फाइंड करना है। M2 हमें पता है, M2 की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम, तो M1 को अननोन रहने दें जो नहीं पता, M2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो कि है 500। यहाँ पे वॉल्यूम की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें हाइट की वैल्यू पता है, तो फर्स्ट हाइट आपकी स्मॉलर जो है वो है 4 और जो लार्जर है उसकी वैल्यू है 6, इसका क्या ले लेंगे क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से ये M1/500 एज इट इज़ इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है 4 × 4 16, 16 4 64, 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 216। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये 500 यहाँ और 30 डिवाइड 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स M1 इज़ इक्वल टू 64/216 मल्टीप्लाई बाय 500। कैलकुलेटर अलाउड है, यूज़ करें। सिंपली डिवीजन है आपके पास, 64 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 500 विल गिव यू 148.14। राउंड ऑफ करेंगे तो 144 बन जाता है। तो लिखें M1 इज़ इक्वल टू 148, और यूनिट क्या होगा क्योंकि ग्राम में था फर्स्ट जो आपका ग्लास फिगरिन है, तो इसका भी ग्राम में ही आएगा। ये आपका आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट होती है आपकी। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा हमने, लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन एकदम रीड करके तो समझ नहीं आता कि कैसे मैथ्स और हाइट रिलेट कर सकता है। लेकिन याद रखें आपको जो टॉपिक है 10 जो एक्सरसाइज 12B के अंदर वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का रोल प्ले होना है। तो आप अगर फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट के शुरू से याद है M1/M2 मैथ्स वाला जो रिलेट करता है वॉल्यूम के साथ, सिमिलरली जो आपका वॉल्यूम रिलेट करता है लेंथ के साथ, और ये आपको पता हो कि लेंथ, हाइट, डायमीटर, रेडियस, इन सब को हम चेंज कर सकते हैं। ये 12A से बार बार मैंने हर क्वेश्चन में ये बात रिपीट की है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपके सामने क्वेश्चन कोई ऐसा आए तो दिखने में डिफिकल्ट हो, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे हमने सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो हम उसी चीज़ को यूज़ करते हुए बड़ा सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।